जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि हम लास्ट क्लास में सोशल साइंस की जो क्लास है उसके अंतर्गत हम लोग जो है सोशल साइंस की जो क्लास है उस क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी लोकतंत्र के बारे में कि जो लोकतंत्र है वो क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब से हुई भाई? कब? जब से हमारे संविधान सभा ने प्रस्तावना को अंगीकृत किया तभी से डेमोक्रेसी जो हो गई है वो शुरू हो गई। कब हमारे संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है? तो आप सभी जानते होंगे 26 नवंबर 1949 को हमने प्रस्तावना को जो है वो अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आतार्पित किया है। प्रस्तावना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम जो चर्चा है जो टॉपिक वाइज जीएस कर रहे हैं आईसीएआर एग्जाम के लिए, उसके अंतर्गत मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और सवाल हो सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन सभी चीजों पर चर्चा कर रहे होंगे। यहाँ आप जान लीजिए कि हमने हमारे जो संविधान देश की जो प्रस्तावना है उसको कब स्वीकार किया है? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं आपको वर्ल्ड की डेमोक्रेसी से भी याद रखने हैं। दो फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पहला, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी लोग बताएंगे एथेंस। ग्रीस जो है, ग्रीस क्या है? एथेंस की राजधानी, सॉरी ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है, मोल्टा बोल गया। ग्रीस जो देश है वो दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश है और उसकी राजधानी एथेंस है और यहीं से क्या है ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो आपको फैक्ट भी याद रखने हैं कि एथेंस से किसकी शुरुआत हुई थी, तो आप कहेंगे ओलंपिक की जो शुरुआत है वो एथेंस ग्रीस से हुई थी। और दुनिया का पहला, यहां मैं लिख दूं, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा था? ग्रीस था। और साथ ही साथ आपको यह भी नोट याद रखना है कि एथेंस जो है या ग्रीस जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो मैंने क्या क्या आपको बताया? 26 नवंबर 1949 को हमने अपने देश की प्रस्तावना को अंगीकृत किया है, इसलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश जो है वो एथेंस है या ग्रीस है जिसकी राजधानी क्या है? एथेंस है। मैं बार बार एथेंस निकाल दे रहा हूं मुंह से, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आपको याद रखना है ग्रीस जो है राज्य है या देश है, जबकि एथेंस क्या है? उसकी राजधानी है। और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट बात करें कुछ फैक्ट के बारे में, तो आपको ये भी याद रखना है सबसे पुराना लोकतंत्र, यूएसए अमेरिका का है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना लोकतंत्र किस देश का है, तो आप कहेंगे अमेरिका का जो है वो सबसे पुराना लोकतंत्र है। क्यों सबसे पुराना है? क्योंकि इसके लोकतंत्र का निर्माण 1889 में हुआ था। और आपको एक चीज और याद रखनी है, अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? यहाँ से ही लिखित संविधान का प्रारंभ माना जाता है। इसलिए ये भी माना जाता है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है, तो अमेरिका है। जबकि पहला लोकतांत्रिक देश अगर आपसे पूछा जाएगा तो ग्रीस है। आप यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी आपको दोनों में, दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। अगर लोकतांत्रिक देश आएगा तो ग्रीस सही आंसर होगा, जबकि सबसे पुराना लोकतंत्र पूछा जाएगा तो अमेरिका सही आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट बात करते हैं चुनावों के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि संसद के जो चुनाव हैं 5 साल में किए जाते हैं। हर 5 साल में जो संसद के चुनाव किए जाते हैं। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू जी हैं। उपराष्ट्रपति को ही क्या कहते हैं? राज्यसभा का सभापति, या उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला जी हैं। तो ये सारी चीजें, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, और गृह मंत्रालय, ये जितने भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, इन सारी मिनिस्ट्रीज और मंत्रियों को आपको याद रखना है। किसी का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जीएस, एसएसटी, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, किसी को भी रिलेट करके आपसे जो है सवाल पूछा जा सकता है। तो हमारे जो करंट अफेयर्स की क्लासें हैं उसमें टॉपिक वाइज जब करंट अफेयर्स हो रही होगी तो आपको मिनिस्ट्री एक बार कराई जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो हम फिलहाल बात करते हैं संसद चुनाव के बारे में। तो मैंने आपको बताया संसद के जो चुनाव हैं वो प्रत्येक 5 साल में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, 5 साल में संसद के चुनाव आयोजित हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लोकतंत्र के बारे में। देखिए, भारत में लोकतंत्र कब से? जब से हमने अपने संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया। लोकतंत्र हमने बताया भी है, भारत कैसा देश है? एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोकतंत्र के बारे में कि जो लोकतंत्र है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो आपको याद रखना है, लोकतंत्र अगर पहले आधार की बात की जाए तो 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को जानने से पहले आप जान लीजिए, जब हम बात कर ही रहे हैं तो मैंने आपको बताया भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान या भारतीय शासन के प्रमुख अंगों के बारे में। कौन कौन से शासन के प्रमुख अंग हैं? यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है भैया। तो आप क्या बताएंगे कि शासन के प्रमुख अंगों में 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से हैं? मैं आपको बताता हूं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका, और तीसरा जो है वो विधायिका। ये 3 प्रमुख शासन के अंग हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से मैंने आपको बताए? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अब इनके क्या क्या कार्य होते हैं? तो पहला सवाल हमसे पूछा जा सकता है, शासन के कितने अंग हैं? तो आप याद रखेंगे शासन के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए, तो अगर हम बात करें कार्यों के बारे में तो कानूनों को लागू करने का कार्य, कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका करती है। जबकि कानूनों को बनाने का जो कार्य है, कानून निर्माण का जो कार्य है वो कौन करती है? विधायिका करती है। साथ ही साथ संविधान की जो रक्षा है उसका कार्य जो है वो न्यायपालिका करती है। तो मैंने आपके शासन के 3 प्रमुख अंग बताए। कौन कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका का कार्य है कानून को बनाना, कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य संविधान की रक्षा करना या न्याय करना या हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब यहाँ संविधान शब्द प्रयुक्त हो रहा है तो संविधान शब्द की अगर बात करें तो आप याद रखिए, संविधान जो है हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च कानून या विधि है। तो आपसे पूछा जाए हमारे देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है, तो आप बताएंगे हमारे देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। हमारे देश की सरकार संविधान के आधार पर ही है कार्य करती है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करता है या सरकार की शक्तियों और दायित्वों का सीमांकन करता है। ठीक है, तो मैंने आपको संविधान के बारे में बताया। जब पॉलिटी में चर्चा कर रहे होंगे तो डिटेल में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा शासन के कितने अंग हैं? तो 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना, न्यायपालिका का कार्य
संविधान की रक्षा करना और विधायिका का कानून को बनाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक होगा, जो मैं आपको बता रहा था, लोकतंत्र के प्रकार। तो अब जान लेते हैं लोकतंत्र के प्रकार के बारे में, और ये इंपोर्टेंट टॉपिक भी है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार। देखिए, लोकतंत्र के प्रकार अगर मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र के प्रकार, तो पहला क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भैया, जब हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा भारत कैसा देश है, तो आप कहेंगे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वहीं आपसे पूछा जाएगा भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं कि लोकतंत्र अगर पहले आधार की बात की जाएगी तो दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दैट मीन्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इन दोनों के बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट लोकतंत्र के बारे में, तो याद रखिए इसकी दो शर्तें हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव, प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। भाई, पहली शर्त इसकी क्या है, पहली कंडीशन है, अगर प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जा रहा है तो कैसा लोकतंत्र होगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, या हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट फिर क्या बात हो रही है कि अगर प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण होगा। दूसरी शर्त इसकी क्या है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन पर जनता का नियंत्रण होगा। दूसरी शर्त अगर ये होगी, अगर कोई भी लोकतंत्र या कोई भी डेमोक्रेसी या कोई भी देश इन दो शर्तों को पूरी करता है तो वो इस डेमोक्रेसी, दैट मीन्स प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आएगी। अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो इसकी भी दो शर्तें हैं। पहली शर्त बिल्कुल सेम है कि प्रतिनिधियों का जो नियंत्रण होगा वो तो जनता के द्वारा किया जाएगा, लेकिन प्रतिनिधियों पर नियंत्रण प्रतिनिधियों का ही होगा, ना कि जनता का। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिनिधियों पर नियंत्रण किसका होगा? जनता का होगा, जबकि प्रतिनिधियों पर नियंत्रण किसका होगा? प्रतिनिधियों का होगा। तो प्रतिनिधियों का चुनाव, यहाँ नियंत्रण नहीं होगा, चुनाव होगा, जबकि यहाँ क्या होगा? नियंत्रण होगा। तो अगर ये दो शर्तें कोई भी लोकतंत्र पूरी करेगा तो वो इस लोकतंत्र के अंतर्गत आएगी। अगर ये दो शर्तें पूरी करेगा तो पहले अगर बात करें प्रतिनिधियों का चुनाव, तो क्या भारत में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। संसद सदस्य हो, विधानसभा के सदस्य हो, दोनों का ही चुनाव जो है वो जनता के द्वारा किया जाता है। क्या प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण होता है? अगर हम बात करें अपने शासन के प्रमुख के बारे में, तो आप सभी को पता होगा भारत का सर्वोच्च नागरिक या भारत का प्रथम नागरिक, सर्वोच्च शासक हम राष्ट्रपति को कहते हैं। तो क्या आप राष्ट्रपति पर आपका नियंत्रण है? क्या राष्ट्रपति का चुनाव आपने किया है? तो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, और नियंत्रण भी जो है हमारे प्रतिनिधियों का ही है। तो हम पहली शर्त तो पूरी कर रहे हैं कि प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करेगी, लेकिन प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि प्रतिनिधियों का ही नियंत्रण होता है। हमारे सांसद और विधायकों का ही हमारे प्रतिनिधियों पर नियंत्रण है। तो दूसरी शर्त हम यहाँ भी पूरी कर रहे हैं, और पहली शर्त तो यहाँ भी पूरी कर रहे थे और यहाँ भी पूरी कर रहे थे। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, आपसे कोई कहे तो आप कहेंगे नहीं, भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ आपको याद रखना है कि भारत समेत लगभग सभी देशों में जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा?
हमारे प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करेगी और प्रतिनिधियों का ही क्या होगा, नियंत्रण होगा, ना कि जो हमारा होगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का निस्तारण हमारी टीम के माध्यम से अवश्य किया जाएगा। तो साथियों, जो हमारा सामान्य अध्ययन या सामान्य सोशल साइंस है, इसके बारे में मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, आप उन्हें बहुत फोकस करके पढ़ेंगे और चीजों को याद करेंगे, क्योंकि वैसे हमारा पाठ्यक्रम जो है बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत टू द पॉइंट चीजों को पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आपको सारी चीजें याद रखनी है। साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट्स भी कराए जाएंगे हर संडे, जो कि होंगे उपलब्ध। ठीक है, तो उन्हें भी आप जरूर करें। तो लोकतंत्र के प्रकार की बात कर लेते हैं। पहला हमने आधार बताया डायरेक्ट लोकतंत्र, दूसरा मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट लोकतंत्र। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक होता है संसदीय लोकतंत्र और एक होता है अध्यक्षीय लोकतंत्र। अध्यक्षीय लोकतंत्र, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र। अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो इसमें क्या होता है, शासन का प्रमुख नाम मात्र का होता है, या शासन का प्रमुख नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि यहाँ शासन का प्रमुख वास्तविक प्रमुख होता है। दूसरा अगर अंतर की बात करेंगे, मेजर अंतर की बात, तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि यहां बात करेंगे तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मेजर डिफरेंस या बेसिक डिफरेंस होता है संसदीय लोकतंत्र में या अध्यक्षीय लोकतंत्र में। ठीक है, पहला मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताया था, अब मैं क्या बता रहा हूँ संसदीय। तो आप पहला पढ़ेंगे शासन का प्रमुख नाम मात्र का प्रमुख होता है, यहाँ पढ़ेंगे शासन का प्रमुख वास्तविक। अब ये नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख में क्या डिफरेंस है, देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा आपको, नाम मात्र का, इसका मतलब यह कि जो इसकी शक्ति है, इसकी जो पावर्स हैं, इसका प्रयोग किसी अन्य पद के द्वारा किया जाएगा। ये केवल नाम मात्र का है शासन का प्रमुख, हाँ शासन का प्रमुख है, लेकिन जो इसकी शक्ति है उसका प्रयोग कौन कर रहा है, कोई दूसरा पद या दूसरा पद के व्यक्ति या किसी दूसरे समूह के द्वारा किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाम मात्र का प्रमुख। जबकि अगर वास्तविक प्रमुख की बात कर रहे होंगे तो नाम में ही आपको पता चल रहा है कि ये वास्तविक प्रमुख है। इसका मतलब क्या, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल खुद करता है या स्वयं करता है। तो क्या हमारे यहाँ राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं करता है, तो आप कहेंगे नहीं, राष्ट्रपति हमारे यहाँ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल खुद नहीं करता, बल्कि वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है या प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद या कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति हमारे क्या हो गया, नाम मात्र का प्रमुख हो गया। तो यहाँ की शर्त तो हम पूरी कर रहे हैं, पहली शर्त तो हमने पूरी कर दी। अब यहाँ देखें, शासन का प्रमुख वास्तविक है, इसका मतलब अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद कर रहा होगा। क्या हमारे यहाँ किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद, तो आप कहेंगे नहीं भैया, हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि अमेरिका में जो है, यूएसए में जो है, राष्ट्रपति के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी शर्त, मंत्री परिषद कार्यपालिका या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सॉरी, मंत्री परिषद या कार्यपालिका एक ही बात है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो मंत्री परिषद है, जब हम संसद पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा, मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या हम इस शर्त को पूरी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इस शर्त को पूरी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करें, मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, क्या हम इसको पूरी करेंगे? नहीं पूरी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति का पद ही नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री है।
तो फिर यूएसए में क्या होता है, मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। बाकी और सारे अंतर भी होते हैं, और जब हम पॉलिटी की कक्षाएं विशेष रूप से ले रहे होंगे तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। बस यहाँ इतनी चीज आपको याद रखनी है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है, ना कि अध्यक्षीय लोकतंत्र। अब यहाँ एक चीज याद रखिए कि अगर पूछा जाए अमेरिका में राष्ट्रपति का जो पद है भारत में किस पद के बराबर है, या भारत में प्रधानमंत्री का पद अमेरिका के किस पद के बराबर है, तो आप याद रखेंगे अमेरिका में यूएसए के प्रेसिडेंट का पद भारत के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बराबर का होता है। क्योंकि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो करता है, क्या करता है, राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और फैक्ट बता दूं, तो यहां से आप याद रखेंगे संसदीय है, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं एक नोट जो इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना होगा, भारत में लिखित संसदीय और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में कैसा संविधान है, ये कैसा लोकतंत्र है, तो कहेंगे लिखित है। अब लिखित कौन सा होता है भाई, संसदीय कौन सा होगा ये तो मैं आपको बता चुका, अप्रत्यक्ष के बारे में भी मैंने आपको चीज बताई, लेकिन लिखित के बारे में जो है मैंने आपको कुछ नहीं बताया। तो आइए जानते हैं लिखित के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान कौन सा होगा, तो भैया जिस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया, वही संविधान क्या कहलाता है, लिखित संविधान कहलाता है। जबकि जिस संविधान के निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया, वो क्या कहलाता है, अलिखित संविधान कहलाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, लिखित संविधान क्या होगा, वह संविधान जिसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, लिखित संविधान कहलाएगा। जबकि वह संविधान जिसके निर्माण के लिए लिखित संविधान का निर्माण या संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, वो क्या कहलाएगा, अलिखित संविधान कहलाएगा। तो क्या भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था, तो आप सभी ने पढ़ा होगा, जी बिल्कुल, कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारे यहाँ क्या की गई थी, एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसने 2 वर्ष 11 माह 18 डे में जो है हमारे संविधान का निर्माण किया। तो संविधान का निर्माण किया किसने किया होगा, संविधान सभा ने किया होगा। तो कैसा हो जाएगा, लिखित संविधान। तो संविधान सभा का निर्माण किया गया है तो वो लिखित संविधान है, संविधान सभा का निर्माण नहीं किया तो वो लिखित संविधान नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए, अगर कोई भी डाउट आपका है तो आप कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से ICAR टेक्नीशियन और लेखपाल एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप और हम एक फैमिली हैं। फैमिली एक दूसरे का हमेशा जो है सपोर्ट करती है। तो आशा करता हूँ आप जरूर हमें सपोर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।